हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। चलिए आज की क्लास ले लेते हैं। और ये जो क्लास है ये आपकी है BPCS 188 यानी सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट को आप लोग तब तक आ जाइए। उसके पहले मैं क्या करती हूँ, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों तक जो है ये मैसेज चला जाए कि इग्नो गाइडेंस लाइव हुआ है, क्लास ले रहा है। और सॉरी, ओके ठीक है चलिए। ओके, और साउंड बता दीजिएगा, साउंड कैसी है। थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम रहती है। मैं पढ़ाती हूँ तो मैं भी चेक करती रहती हूँ। ओके चलिए साउंड चेक कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। ओके चलिए साउंड चेक कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए साउंड तो ठीक है, इट्स ओके। सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग ले लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, इसमें सिर्फ आपके दो ही ब्लॉक हैं। जो हमारा पहला ब्लॉक है वो अनप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का परिचय इसमें देखेंगे। तो पहले ब्लॉक को यहाँ पर ले लेते हैं हम। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का परिचय, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है। चलिए सॉरी देखो, जब हम बात करते हैं समाज मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज होती है कि जब समाज मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान की बात की जाती है तो इनमें किसका अध्ययन किया जाता है, कौन केंद्र बिंदु में होता है, वो होता है मानव। राइट। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान में हम मानव और मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उससे जीवन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम समाज मनोविज्ञान की एक परिभाषा ले लेते हैं, क्योंकि समाज मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा है जो व्यक्ति और उसके परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है। उसकी अभिव्यक्ति कारण परिणाम के साथ साथ उसमें विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है समाज मनोविज्ञान में। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति मेन केंद्र बिंदु में होता है और व्यक्ति से जुड़ी जो भी चीजें होती हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। खास तौर पे व्यक्ति और उसका परिवेश, व्यवहार और वातावरण और जो भी उसकी अभिव्यक्ति और कारण परिणाम होते हैं उनको इसमें देखा जाता है। तो समाज मनोविज्ञान की परिभाषा और प्रकृति में सबसे पहले समाज मनोविज्ञान, इसको सामाजिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक परिभाषा ले लेते हैं। परिभाषा किसी एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कार्शिन फेन का ले लेते हैं। राइट। कार्शिन फेन जो है ये बताते हैं कि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि हम अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या भाव रखते हैं और उनके प्रति क्या व्यवहार करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। व्यक्ति के विचार, भाव, व्यवहार जो होते हैं वो सामाजिक वातावरण में उपस्थित होते हैं और अन्य लोगों द्वारा प्रभावित होते हैं। कासिम फेन, अपने वर्णों में बता दूं कि कासिम फेन के अनुसार समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है, समाज मनोविज्ञान यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ में व्यक्ति के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या भाव रखते हैं, उनके प्रति क्या व्यवहार रखते हैं और किस तरह से व्यक्ति के विचार, भाव, व्यवहार सामाजिक वातावरण जो और लोग रहते हैं या दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा भी आप चाहो तो ले लो, मुझे ये वाली जो है ये अच्छी लगी और इम्पोर्टेंट और बहुत इजी भी है, कासिम फेन की एक परिभाषा। अब यहाँ पे समाज या सामाजिक मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रूप, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा एवं प्रकृति। तो सबसे पहले हमने परिभाषा ले ली, अब इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रूप, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सामाजिक मनोविज्ञान
तो यहाँ पर कुछ हमने परिभाषाएं देखी और परिभाषाओं से पता चलता है कि समाज या सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो कैसी है, वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं उसके प्रकृति पर, और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। तो आप लिख दीजिएगा, परिभाषा दीजिएगा यदि क्वेश्चन आता है, फिर लिख दीजिएगा कि सामाजिक या समाज मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा कि समाज मनोविज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो समाज या फिर सामाजिक, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दो, अगली बार से समाज ही बोलूंगी, दोनों एक ही है। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक होती है, और समाज या सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार को समाज के संदर्भ में देखा जाता है, और उसको नापने के लिए वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही तो उसके व्यवहार को हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रत्यक्ष प्रेषण और आंकड़े, यानी कि प्रेषण और आंकड़ों के प्रयोग को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करके और आंकड़ों का अध्ययन करके दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जा सकता है। तो व्यवहार को नापने के लिए यहाँ पर प्रेषण और आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा कर लिया जाता है और आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा जिसको किया जा सके। वैज्ञानिक समाज मनोविज्ञान मुक्त है, 3 विधियों पर निर्भर करता है। अब ये प्रकृति देख रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान की। अब ये 3 विधियां कौन कौन सी होती हैं जो सामाजिक व्यवहार का विवरण प्रस्तुत करती हैं, जैसे विवरण प्रस्तुत करना व्यवहार का, व्याख्या करना, पूर्वानुमान लगाना। ये 3 विधियां होती हैं वैज्ञानिक समाज मनोविज्ञान की, जो कि सामाजिक व्यवहार का विवरण प्रस्तुत करती हैं, फिर उसका व्याख्या करती हैं और फिर उसका पूर्वानुमान लगाती हैं। समाज मनोविज्ञान एक धारणा और विश्वास के विपरीत वैज्ञानिक विधियों पर आधारित प्रत्यक्ष प्रेषण का समर्थन करता है, कल्पना पर आधारित नहीं है ये। मतलब कि विज्ञान क्या है, प्रयोग के ठोस के तर्क के आधार पर, सबूत के आधार पर। यही यहाँ पे इसमें भी इसी मतलब कि सामाजिक मनोविज्ञान में भी यही काम किया जाता है। तो समाज मनोविज्ञान जो होता है इस बात पे भी रोशनी डालता है कि कोई व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में एक तरह का व्यवहार क्यों करता है, एक परिस्थिति में, और सामाजिक परिवेश में उसके व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मतलब एक जगह पे एक व्यवहार और दूसरी जगह पे उसका दूसरा व्यवहार होता है। फिर समाज मनोविज्ञान में प्रेषण विधि द्वारा व्यक्ति के विचारों, भावों एवं व्यवहारों का अध्ययन, ये प्रकृति चल रही है। तो समाज या सामाजिक मनोविज्ञान में विभिन्न प्रक्रियाओं, घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है, और इसको हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। प्रेषण की सहायता से रुचि को अभिवृत्ति के बारे में, उसकी अभिवृत्ति जो होती है एप्टीट्यूड, उसके बारे में सूचनाएं लेकर के, प्रेषण के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समान सिद्धांत के माध्यम से भी, या फिर सूचनाओं का पूर्वानुमान करके, इन 3 चीजों के माध्यम से जो है हम उसके व्यक्ति के विचार, भावों, व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं। फिर समाज मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये जो वैज्ञानिक, क्योंकि प्रकृति इसकी वैज्ञानिक है, तो अब विज्ञान में जो विज्ञान में जो विधियां प्रयोग की जाती हैं सामाजिक मनोविज्ञान में, उनको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो समाज मनोविज्ञान की शाखा है, शोधकर्ता जो होते हैं, अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन करते हैं, और क्षेत्र में प्रयोगशाला, यानी कि दोनों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन एक क्षेत्र में भी होता है स्पेशल, और प्रयोगशाला के अंदर भी होता है। क्षेत्र का मतलब किसी स्थान में जाकर के, और बाहर, और प्रयोगशाला में अंदर, और यहाँ पे जो भी सूचनाएं मिलती है, जो भी आंकड़े मिलती है, उनका विश्लेषण किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में सामाजिक घटना का विवेचन होता है, यानी कि क्योंकि मनुष्य है तो सीधी सी बात है, मनुष्य को बीमारियां भी होंगी, है ना, तो उनके लक्षणों को देखना, उनका निदान करना, ये सभी चीजें, और उसके जीवन में समय समय पर विकास के कारण जो भी बदलाव होते हैं, उन सभी चीजों को जो है इसके अंतर्गत देखा जाता है। समाज मनोविज्ञान में शोध आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे पहले कह चुके हैं कि व्यवहार के पीछे के जो कारण होते हैं कि मनुष्य हर एक अवस्था में अलग अलग
व्यवहार क्यों करता है, उसको खोजने की कोशिश उसमें की जाती है। तो यहाँ पे विभिन्न कारणों को खोजने के बाद जो कारण होते हैं उनका परीक्षण किया जाता है, व्याख्या किया जाता है और लास्ट में एक निश्चित कारण पर पहुंचा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है कि यदि हम साक्षात्कार में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तब हमें समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन क्या कारण हो, इस तरह के प्रदर्शन का क्या कारण हो सकता है, कि हम उसमें क्यों फेल हो गए। तो प्रेषण प्रयोग द्वारा किसी घटना और व्यवहार के बारे में एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण और व्यवहार और घटनाओं के कारण को जाना जाता है। तो प्रेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, विश्लेषण किए जाते हैं और व्यवहार घटना के बारे में जाना जाता है। और समाज मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता भी होती है, और ये वस्तुनिष्ठता जो होती है सभी प्रकार के पक्षपात को दूर करती है। आत्मीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। ये आपके सामाजिक या समाज मनोविज्ञान के प्रकृति है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने अभी परिभाषा और उसकी प्रकृति को देखा। अब अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। तो परिभाषा तो हमने ऊपर ऑलरेडी एक ले ही ली है ना। तो समाज मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का, उनके संज्ञान का, भावों का, प्रेरणा को समझने में मदद करता है। और साथ ही साथ में जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि जो सामाजिक व्यवहार है उसमें आक्रामकता के कारणों को जानने के साथ साथ अगर व्यक्ति आक्रामक होता है, उसका व्यवहार आक्रामक है, हिंसा वो करता है, उग्र हो जाता है, तो उसके कारणों को जानने की कोशिश तो की ही जाती है। साथ ही साथ में जानने की भी कोशिश की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अपने व्यवहार निर्णय में परिवर्तन क्यों लाता है ना। कि मान लीजिए जैसे होता है ना कि जनरली हम लोग गुस्सा कर जाते हैं, अकेले में होते हैं तो बहुत गुस्सा कर जाते हैं, परिवार में होते हैं और कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है तो वो गुस्सा उतना नहीं हो पाता, तो ऐसा क्यों परिवर्तन हो जाता है। इन सभी चीजों को जोड़ने की कोशिश जो है इसके अंतर्गत की जाती है। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान में ऐतिहासिक विकास को देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिभाषा एवं प्रकृति। तो सबसे पहले हमने थोड़ी सी नॉइज ज्यादा हो रही है ना। चलो अब जब ऐतिहासिक विकास को देखते हैं तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार एवं प्रयोगशाला से बाहर मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में रुचि लेना शुरू कर दिया था। जो व्यक्ति की मानसिक जो मेंटल एक्टिविटी होती है उसके बारे में, और उनका सुझाव झुकाव इस बात पे था कि कैसे वर्तमान में उपस्थित सिद्धांतों का उपयोग किसी सामाजिक परिवेश में किया जाए। यानी उस समय जो सिद्धांत थे उनका उपयोग सामाजिक परिवेश में, सामाजिक वातावरण में कैसे किया जाए। क्योंकि मानव व्यवहार एवं प्रयोगशाला से बाहर मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पे देखेंगे, अभी तो बुक के बारे में दिया हुआ है, ऐतिहासिक विकास को थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा। जैसे कर्ट लेविन ये कहते हैं कि आधुनिक अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का जनक माना गया है। उन्होंने कर्ट लेविन को क्रियात्मक शोध को समाज मनोविज्ञान में जोड़ दिया है और उन्होंने इस शोध का उपयोग सामाजिक समस्याओं को समाधान करने के लिए किया है। क्रियात्मक शोध किसी सामाजिक समस्या की व्याख्या करना है ना, विश्लेषण करना, समाधान की क्षमता को बताना, उसको एक तरह से समस्या को ढूंढना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। कर्ट लेविन को इसीलिए इनका जनक माना जाता है। अब अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का योगदान देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में थोड़ा वाइज देखो, उन्होंने क्रियात्मक शोध को समाज मनोविज्ञान में देखो सही है। अब देखो अनुप्रयुक्त मानव मनोविज्ञान व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए, जो व्यक्ति की समस्याएं होती हैं, जो उसके व्यवहार की समस्याएं, उनकी व्यवहार का अध्ययन करता है, तो व्यवहार में जो भी उसकी समस्याएं होती हैं उसको करने के लिए समाज मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर अनुप्रयुक्त मानव मनोविज्ञान के कुछ योगदानों को देखा गया है। जैसे व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान एवं कल्याण में योगदान देना, क्योंकि मानव के व्यवहार का अध्ययन करने का मतलब ही होता है उसके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना, है ना, जो उसकी मेंटल कंडीशन होती है उसका अध्ययन करना। तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ में उसके कल्याण के लिए भी काम करता है। फिर मुख्य समाज मनोविज्ञान में उपस्थित सिद्धांतों में उपयोग, यानी कि व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान और वर्तमान में उपस्थित जो भी समस्याएं होती है मानव के
जीवन में लाइफ में उनमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है और जो समाज में मनोविज्ञान के सिद्धांत में जो योगदान देता है। पारस्परिक संबंधों एवं संचार बढ़ाने में योगदान देता है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान सामाजिक संबंध में उसको बढ़ाने, यानी कि जो भी व्यक्ति के समाज में संबंध होते हैं उन संबंधों को बढ़ाने के तरीकों को एक तरह से जोर देता है, बल देता है। वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यक्ति के मिलनसार व्यवहार को प्रभावित करता है और साथ ही साथ में वह समायोजित व्यवहार के लिए भी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक मानसिकता को प्रभावित करता है और सामाजिक समस्याओं को कम करने में योगदान देता है। यह अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का क्या योगदान है। ये दो क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला ले लेते हैं। मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में भिन्नता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि मूल समाज मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में 100% मुझे ऐसा लगता है कि अंतर पूछ सकता है। मूल समाज मनोविज्ञान मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं और उनसे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करता है। पहले का कि मानव समाज मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। तो मूल समाज मनोविज्ञान जो होता है मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक और उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। साथ ही साथ में मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान की विभिन्नताओं पर भी प्रकाश यहाँ पर डाल देते। चलिए इसको देख लेते हैं। इनको दूर करने में की बहुत सारी वैज्ञानिक शोध विधियों का भी उपयोग किया जाता है। मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में दोनों ही वैज्ञानिक शोध विधियों का उपयोग करते हैं। दोनों ही शाखा सूचनाओं का मूल्यांकन करती है, दोनों ही वस्तुनिष्ठा एवं सामान्यीकरण के शोध में महत्व देती हैं। देखो अब यहाँ पे हम तो यहाँ पे अंतर देखेंगे, लेकिन समानता क्या है यहाँ पे ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। पहली समानता ले लीजिए मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में। पहली समानता होती है कि मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान दोनों ही वैज्ञानिक शोध विधियों का उपयोग करते हैं। दूसरा अंतर ले लीजिए, दोनों शाखा ही सूचनाओं का मूल्यांकन करती, सूचना और आंकड़े इकट्ठे करना, और दोनों ही शाखा वस्तुनिष्ठ एवं सामान्यीकरण को शोध में महत्व देती है। तीसरा हो गया। और दोनों शाखाओं का उद्देश्य घटनाओं एवं संबंधों का वर्णन करना होता है। ये चौथा हो गया। पांचवा ले लीजिए, दोनों ही शाखाएं व्याख्या एवं पूर्वानुमान लगाती हैं। तो ये दोनों शाखाएं एक दूसरे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान कैसे, दोनों में क्या समानता है या फिर एक दोनों के पूरक कैसे हैं, इनमें क्या संबंध है, तो ये लिख दीजिएगा। अब यदि इनमें भिन्नता पूछता है, अंतर पूछता है, तो कर दीजिएगा। दृष्टिकोण के हिसाब से आप अंतर यहाँ पर ले लीजिए। दृष्टिकोण के हिसाब से आप अंतर देखोगे तो समाज मनोविज्ञान की शाखा इस बात का विश्लेषण करती है, इस बात को बताती है कि क्या सिद्धांत मानव व्यवहार को समझने में उपयोगी है या नहीं। ये मूल समाज मनोविज्ञान का है, ठीक है, ओके। अब दूसरा देख लेते हैं, अनुप्रयुक्त में क्या है। यह शाखा सामाजिक समस्याओं को समझने में, विश्लेषण करने में सिद्धांतों का उपयोग करती है। राइट। एक में क्या किया जाता है, इस बात का विश्लेषण करता है कि सिद्धांत जो है वो मानव व्यवहार को समझने में उपयोगी है या नहीं, और अनुप्रयुक्त में उसकी समस्याओं को समझने, विश्लेषण करने में सिद्धांत का उपयोग करती है। इसमें सिद्धांत का उपयोग कर लिया जाता है अनुप्रयुक्त में, और मूल में सिद्धांत को एक कैटेगरी में ला के रख दिया, यानी कि एक संदेह के घेरे में कि उपयोगी है या नहीं है। फिर लक्ष्य, अब इस शाखा का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को समझना होता है, और इस शाखा का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना होता है। क्लियर। मूल समाज मनोविज्ञान सिद्धांतों को विकसित एवं परीक्षण करने पर केंद्रित होता है। जो सिद्धांत होते हैं मनोविज्ञान के, समाज मनोविज्ञान के ना, यानी तो मूल समाज क्या करता है, उनको विकसित और परीक्षण करने का, और इसमें व्यवहारिक मनोविज्ञान व्यवहारिक समस्याओं को समझने, समाधान करने पर केंद्रित है। और ये शाखा हमारे मूल्यों के, हमारे व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को बताती है, और जो समझ मनोविज्ञान है यह शाखा हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करती है।
ये उद्देश्य दिए हैं। मूल समाज मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करता है और ये सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत, कार्य योजनाओं, शोध विधियों का विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करता है और ये इनका उपयोग करता है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, उपयोगिता भी है। यह जो शाखा है यानी कि मूल जो शाखा है, मूल मानव सामाजिक अनुप्रयोग, ये मानव व्यवहार के प्रेषण माध्यम से समझने को, मतलब मानव व्यवहार को प्रेषण के माध्यम से समझने पर बल देती है और यह मानव व्यवहार एवं व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियों को सुधारने पर बल देती है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि मूल एवं सामाजिक मानव अनुप्रयोग में अंतर आपसे पूछ सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं, दूसरा है अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का परिचय सेकंड में। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? इसमें एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, जोड़ दिया है उन्होंने जीवन की समस्या। इसमें एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। चलिए सही है भाई, सही है, चेक करना पड़ता है ना बीच बीच में। अब देखो, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मानव के व्यवहार का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है और इसीलिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। समाज विज्ञान से संबंधित सभी शास्त्रों में बहुत समानता है, जैसा कि प्रेषण विधि का उपयोग सभी में किया जाता है। अब एक एक करके संबंध यहाँ पे देख लेते हैं अन्य विज्ञानों के साथ में, ठीक है ना। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अन्य समाज मनोविज्ञानों के साथ संबंध, जैसे मूल समाज मनोविज्ञान हमने ऊपर देख लिया है, ये पूरक है एक दूसरे के साथ में, तो इसको नहीं बताएंगे, जस्ट अभी देख के आए हैं। दूसरा देख लेते हैं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र को। इनमें से किसी एक को लेकर के पूछ सकता है ना। इतने सारे इसके जो अन्य सामाजिक विज्ञान समाज अनुप्रयोग है उनमें से किसी एक को लेकर के, दो को लेकर के पूछ सकता है, लेकिन आप पढ़ोगे सभी, क्योंकि एक सॉलिड क्वेश्चन पूछेगा या फिर 20 से लेकर के पूछ देगा। तो व्यवहारिक जो समाज मनोविज्ञान है, अगर इसके सामाजिक, क्योंकि समाज में व्यक्ति रहता है तो सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत ही आप देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है और सामाजिक संदर्भ में यानी समाज के अंदर किसी व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप को समझना, उसमें परिवर्तन करना, उनकी समस्या को जानना, उनका समाधान निकालना। जैसे व्यक्ति के माता पिता, संबंधी, मित्र, दुश्मन, सहकर्मी या संबंधी होते हैं, है ना, उनसे मिलकर उनके व्यक्ति का सामाजिक संदर्भ वातावरण बनाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर के एक नया वातावरण बनाते हैं, ठीक है। और इन सभी के व्यवहार का अध्ययन यानी व्यक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं? रिलेशन तो आते हैं। तो समाज शास्त्र है, जबकि समाज शास्त्र क्या है? ये तो मैंने देखा व्यवहारिक यानी कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान। अब समाज शास्त्र भी क्या है? समाज शास्त्र एक ऐसा भी जो समाज के विकास, उत्पत्ति एवं प्रकृति का अध्ययन करता है समाज शास्त्र में, ठीक है ना। किसका? समाज का कैसे विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, उसकी प्रकृति क्या थी, और साथ साथ में समाज के रीति रिवाज, जो प्रथा, संस्थान, मूल, मानदंड, सभ्यता, संस्कृति उन विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो समाज में व्यक्तियों के अंतर संबंध से भी होता है, यानी व्यक्तियों के अंतर्गत इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान का सरोकार यानी संबंध व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभवों से होता है, और जबकि समाज शास्त्र का सरोकार समाज में व्यक्ति की भूमिका से होता है। इसलिए इन दोनों का यानी व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान का या अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एक ही है, इनका और समाज शास्त्र में संबंध है, सभी में संबंध दिखेगा। यहाँ पे देखो 2 लाइन में क्लियर कर दिया, ठीक है, ओके। फिर अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान का शारीरिक मनोविज्ञान के साथ। अब देखो ये 3 मैंने बताया, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे सीधे ना पूछे कि अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है, सीधे पूछ देगा कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का मूल समाज शास्त्र एवं शारीरिक मनोविज्ञान से, मतलब इनमें से 2-3 लेके भी पूछ सकता है। अब देखो, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान क्या है, ये एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार, उसके अनुभवों में के साथ में जो परिवर्तन आते हैं उनको समझने की कोशिश करता है और साथ ही साथ में उनकी समस्याओं का निदान करता है। मानव के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुभव, शारीरिक प्रक्रियाएं, तंत्रिका तंत्र, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान शारीरिक समाज प्रक्रियाओं के अंतर संबंधित है, यानी कि शारीरिक मनोविज्ञान इसका तो बहुत ही ज्यादा संबंध होगा, क्योंकि
मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन हम अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में करते हैं, और शारीरिक मनोविज्ञान में भी वही होता है, मानव का व्यवहार और जो भी उसकी जो भी एक पार्ट होते हैं, तंत्रिका, तंत्र, कोशिका, सेल्स, जो भी टिश्यूज होते हैं, सभी चीजें है ना, ये सभी चीजों का, स्पाइनल कार्ड का, हर एक ब्रेन का हर एक चीज का अध्ययन करते हैं। तो शारीरिक मानव व्यवहार, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया, सामाजिक शारीरिक मनोविज्ञान सभी शारीरिक प्रक्रियाओं यानी शरीर के सभी अंगों एवं कार्य का अध्ययन करता है, और इसीलिए ये जो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हैं। फिर अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान और मानव शास्त्र क्या है। अब देखो, अब अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान जो है हम तो बता दिए ये क्या है, ठीक है ना। और जबकि मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र में हम मनुष्य के संस्कृति को, प्रथाओं को, रीति रिवाज को, व्यक्तियों के विभिन्न समूहों को, भिन्न भिन्न प्रथाओं उनके बीच में जो भी विभिन्नता होती, डिफरेंसेस होती हैं, उन चीजों का हम अध्ययन इसमें करते हैं। तो मानव व्यवहार विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले इन कारकों को समझने में अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान योगदान देता है। और साथ ही साथ में आदिवासी समुदाय से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, उनको भी इनके अंतर्गत देखा जाता है। किसके अंतर्गत? मानव शास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों ने संस्कृति, रीति रिवाज एवं धार्मिक प्रथाओं को समझने में योगदान देते हैं। तो अतः व्यवहार, सब में लिखना पड़ेगा, अतः व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान समाज शास्त्र के मध्य पारस्परिक संबंध है। फिर मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र के साथ भी संबंध है। यही है अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। शास्त्र के अंतर अर्थव्यवस्था आ जाती है ना, कृषि आ जाती है, उद्योग आ जाते हैं, आर्थिक संस्थान आ जाते हैं, खर्च आ जाते हैं, और ये जो कारक आते हैं, ये कारक मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो आय जैसे कारकों का मानव व्यवहार के विकास पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति की आय का, है ना, तो मानव के व्यवहार पर अध्ययन पड़ता है। गरीबी, आर्थिक अभाव के कारण कारकों का बचपन से व्यक्ति के व्यवहारिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी जो है एक दूसरे से संबंधित है। फिर इसी तरह से राजनीति शास्त्र को ले लीजिए। राजनीति शास्त्र भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजनीति शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? राजनीति शास्त्र में राजनीति में संगठन का, संस्थाओं का, सरकारी प्रथाओं का अध्ययन किया जाता है, और राजनीतिक व्यवस्था का मानव व्यवहार पर भी जो है प्रभाव पड़ता है, उसका भी अध्ययन करने के लिए कोशिश की जाती है। राजनीतिक व्यवहार, प्रचार प्रसार, मत व्यवहार, भीड़, मानसिकता, जनता की राय को समझने में भी मदद ली जाती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण राजनीति में भी किए जाते हैं। तो ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और इसी तरह से भूगोल के भी ले लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ज्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 जो है संबंध 100% ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलिए। ओके, आप देख सकते हो व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक के कार्य कौन कौन से हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बन सकता है। मूल्यांकन एवं योजना बनाना, जैसे कि शुरू में ही बताया है कि जो मनुष्य की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की योजना इसके अंतर्गत की जाती है ना। तो सबसे पहले सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, फिर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, समस्याएं होती हैं, उनके समाधान की योजना बनाते हैं, लोगों में जागरूकता अभियान का भी योजना बनाते हैं, किस तरह लोगों को जागरूक किया जाए कि आगे चल के समस्याएं ना पैदा हो। तो मूल्यांकन में योजना बनाना, प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना, व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक मनोशिक्षा के द्वारा जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनमें जागरूकता फैलाते हैं, परामर्श तकनीकों का उपयोग करते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, तो व्यक्तियों से मिलते हैं, कुछ सत्रों का आयोजन करते हैं, काउंसलिंग का कार्यक्रम, मिलना जुलना, बातचीत करना ना, तो ये सभी चीजें उन्हें सिखाते हैं। शोध करना, यहाँ सामाजिक व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान में समाज मनोविज्ञान के जो मौजूद सिद्धांत होते हैं उनका उपयोग करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न को, समाज के साथ उनके क्या संबंध है, उनकी क्या क्रिया है, इन सभी चीजों की जानकारी इन सभी का अध्ययन करते हैं और कई क्षेत्रों में शोध भी करते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करते हैं। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान जो होता है वो व्यक्ति, समूह, समाज में जो भी व्यवहारिक पैटर्न होते हैं उनमें जो भी बदलाव लाते हैं उनके लिए एक रणनीति बनाते हैं और साथ ही साथ में जो मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं उनका उपयोग करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बच्चों के लिए, विशेष परिवारों के लिए प्रशिक्षण दिलवाते हैं। साथ में उपकरण एवं योजना बनाना होता है। तो व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कुछ
विधियों को लागू करने के लिए ये उपकरणों को भी लागू कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान के प्रकार यानी कार्य क्या क्या होते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट हम यूनिट, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड है। हाँ, क्वेश्चन घुमा के पूछने की पॉसिबिलिटी इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है, बस आपको समझना होगा। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में शोध देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में शोध विधियां कौन कौन सी हैं। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान जो होता है, कुछ उद्देश्य, कुछ परिस्थितियां, कुछ समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शोध विधियों, जैसे मैंने कहा मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करने में क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उनके लिए ये शोध विधियों का प्रयोग करता है। जैसे व्यवहारिक शोध के अंतर्गत यदि आप देखो तो वास्तविक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए, चरों की स्पष्टता के लिए, है ना, इन चीजों के लिए ये क्या करते हैं, शोध विधियों का प्रयोग करते हैं। तो व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति के समूह के व्यवहार में बदलाव लाते हैं और इनके लिए विधियों का प्रभाव, समय अवधि को जानने का प्रयास करते हैं। उनसे जुड़ी जो भी विधियां होती हैं उनको क्या अन्य समूहों पर लागू कर सकते हैं। यदि लागू किया जाता है तो लागू करते वक्त समय एवं साधनों की बचत हो सकती है। सभी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। व्यवहार सामाजिक मनोविज्ञान शोधकर्ता की तरह कार्य करते हैं, शोध विधियों का उपयोग करते हैं, व्यक्तियों पर पड़ने वाले बिना अवांछित यानी बिना मतलब वाले जो प्रभाव होते हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ में इसके अंतर्गत आने वाले शोध को किसी संगठन के अंदर व्यवस्थित तरीकों से कौशल के आधार पर योजना बना के इसको उपयोग में करते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ हम विधियों को देख लेते हैं। क्षेत्र शोध अध्ययन विधि, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र शोध अध्ययन विधि से भी एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो चलिए क्या है क्षेत्र शोध। जैसे शोध की दो विधियां होती हैं, एक तो क्षेत्र में करता है शोध करता और एक अनुसंधान में यानी प्रयोगशाला में अंदर करता है। तो क्षेत्र शोध अध्ययन विधि जो होता है वो व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विधि है, और इसमें शोधों के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश की जाती है। सपोज दैट जब अनुसंधान में प्रयोगशाला में बहुत मतलब जब प्रयोगशाला का प्रयोग बहुत सीमित रूप में हो जाता है, तब इन लोग ये क्षेत्रों में जाकर के अध्ययन करते हैं और सीधे वातावरण से जुड़ जाते हैं। तो क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत शोधकर्ता वातावरण में सीधे तौर पर बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि शोध प्रयोगशाला में बदलाव हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, उसके परिणाम को बदला जा सकता है, लेकिन क्षेत्र के अध्ययन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो शोधकर्ता वातावरण में पहले से मौजूद कारकों पर कार्य करते हैं, योजना, मूल्यांकन, ये सभी चीजें करते हैं और फिर व्यक्ति के व्यवहार, मूल्यों और सामाजिक दृष्टिकोण का अनुमान लगाते हैं। तो क्षेत्र शोध अध्ययन विधि हो गई। इस शोध का मुख्य उद्देश्य होता है स्वाभाविक परिस्थिति में व्यक्ति के प्रेषण एवं अंतःक्रिया के आधार को समझना। ओके, जैसे साक्षात्कार विधि, लोगों के पास जाकर के ही उनके व्यवहार के बारे में जान लेना। फिर क्षेत्र शोध की विधियां कौन कौन सी है, अभी देख लीजिए। क्षेत्र शोध की विधि में प्रत्यक्षण प्रेषण होता है, यानी कि जो शोध करता होता है वो बाहर से प्रेषण करते हुए समाज के किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर देता है। कोई दूसरा व्यक्ति बता देता है किसी के बारे में, राइट, उसकी परिस्थिति के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। सहभागी प्रेषण, यानी कि इसमें शोधकर्ता के साथ साथ स्वाभाविक परिस्थिति में सहभागी के रूप में यानी एक साथ में काम करने वाले के रूप में भाग लेता है। शोधकर्ता जो होता है सहभागियों के साथ सहकर्मियों की तरह घुल मिल जाता है। अनुसंधान करने वाला जिसके ऊपर विधि प्रयोग की जाती है उससे घुल मिल जाता है, उसके प्रत्येक व्यवहार एवं निर्णय में सहभागी बन जाता है, सहभागी प्रेषण विधि कहा जाता है। उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है बातचीत करके। एथनोग्राफी जो होता है इसमें व्यक्ति क्या मतलब कि एक तरह सामाजिक परिप्रेक्ष्य, एथनोग्राफी में समाज को भी सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य यानी कि वातावरण जो होता है उसको जानने के साथ साथ व्यक्ति के सांस्कृतिक मूल्यों को भी जानने की कोशिश की जाती है। और जो शोधकर्ता होता है वो समुदाय का अध्ययन किए बिना उसके जीवन में बाधा डाले हुए तब किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के पहले उसके समुदाय का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्तियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। गुणात्मक साक्षात्कार विधि भी है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन गहराई से करने में मदद करती है। व्यक्ति के
पास जाया जाता है, उससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है और जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है। तो ये आपकी विधि, हम अभी पढ़ रहे हैं विधि व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में शोध विधियां कौन कौन सी है। तो पहला हमने यहाँ पे क्षेत्र शोध अध्ययन विधि ली। अब क्षेत्र शोध अध्ययन विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं। दूसरी क्षेत्र प्रयोग विधि, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों विधियों है, इनसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्षेत्र प्रयोग विधि से क्या समझते हैं। जब प्रयोगशाला में अनुसंधानकर्ता जो होता है सहभागी को एक निश्चित परिस्थिति में रहकर चरों को नियंत्रित करते हुए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब जिसके ऊपर इस विधि को प्रयोग किया जाता है वो सहभागी होता है, तो उसको प्रयोगशाला में रख लिया जाता है और रहते हुए चर और व्यवहार के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रयोगशाला प्रयोग एवं क्षेत्र अध्ययन में कुछ भिन्नताएं अंतर पाई जाती हैं, जैसे कि प्रयोगशाला प्रयोग के विपरीत क्षेत्र अध्ययन वास्तविक परिस्थिति का अध्ययन होता है। क्षेत्र में रियल चीजें मिलती हैं, यानी आमने सामने। दूसरा अंतर होता है कि क्षेत्र अध्ययन में सहभागी को यह ज्ञान नहीं होता है कि वह शोध में भाग ले रहा है। एज ए इंटरव्यू, साक्षात्कार के माध्यम से उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो बताता चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उससे एक तरह से विधि का किसी का प्रयोग किया जा रहा हो, और सहभागी पूरी तरह से अपने स्वाभाविक व्यवहार में उसको सच्ची जानकारी देता चला जाता है। तो यह विधि शोधकर्ता को नीति निर्माण संबंधी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध, सामाजिक भलाई, राजनीति में मदद करती है। तो ये विधि आपके लिए क्षेत्र प्रयोग विधि हो जाती है। राइट, ओके। देखिए प्रयोगात्मक शोध और क्षेत्र प्रयोग यहाँ पे दिया है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये आप कर सकते हो। क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग में क्या अंतर है। क्षेत्र अध्ययन का मतलब होता है जो वातावरण में पहले से उपस्थित चरों का अध्ययन किया जाता है, अप्रयोगात्मक शोध होता है, और क्षेत्र प्रयोग प्रयोगात्मक शोध होता है। ठीक है। क्षेत्र अध्ययन में स्वाभाविक परिस्थिति की शर्तों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, और जो क्षेत्र प्रयोग में परिस्थिति को आसानी से, आप सीधे कह दो, क्षेत्र अध्ययन में परिस्थिति की शर्तों को नियंत्रित नहीं किया जाता, क्षेत्र प्रयोग में परिस्थिति की शर्तों को यानी परिस्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्र शोध में आंकड़ों का संग्रह आसान नहीं होता है, और जबकि इस विधि में आंकड़ों का संग्रह आसान होता है। इस शोध विधि में शोध के संदर्भ में अनुरूपता संभव है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस शोध में संदर्भ में अनुरूपता जो है वो प्रयोग के यथार्थ पर आती है, योगदान देती है। विधि में चरों में परिवर्तन संभव है, चरों में परिवर्तन संभव, दोनों में चरों में परिवर्तन, इसमें संभव नहीं है, इसमें संभव है। तो सपोज मैंने रखा है कि क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग विधि से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो आप लिख सकते हैं तीसरी जो शोध विधि है स्वाभाविक प्रेषण विधि है। इसमें क्या किया जाता है, शोधकर्ता सहभागियों की गतिविधियों का अध्ययन उसके वातावरण के हिसाब से करता है, और जो सहभागी होते हैं उनके साथ में ना, उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। और यह विधि शोधकर्ता को बिना किसी परिवर्तन के, किसी परिस्थिति के चर के बारे में वास्तविक जानकारी या फिर जो भी होता है वो मिल जाती, जानकारी मिल जाती है वहां पर। जैसे शोधकर्ता छात्रों को सीखने के व्यवहार को एक तरह से शोध करना चाहते हैं, तो छात्रों को एक व्यवहार का प्रेषण वास्तविक कक्षा में जाकर के कर सकते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि उनका कोई प्रयोग या फिर कोई शोध उनके ऊपर किया जा रहा है। राइट, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फिर सर्वे शोध विधि भी होती है, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये यहाँ पर शोध विधियां हो गई और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक शोध क्या कहलाता है। ये ऐतिहासिक शोध विधि भी एक है, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना है, जैसे टिप्पणी में और क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब देखो शोधकर्ता कई बार क्या करता है कि समाज या मनोविज्ञान में पहले से ही जो भी अध्ययन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो उनका मानव व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है। यानी कि पहले से उपस्थित चीजें अगर विद्यमान है कि मानव का व्यवहार ऐसा होता है, मनुष्य ऐसा करता है ना, उसकी रुचि आदतों के बारे में, तो अपना एक रवैया बना लेता है, उसी से जो है शोध कर लेता है। तो दशकों शताब्दियों से उपलब्ध जो भी प्रमाणिक दस्तावेज रहे हैं, जो भी सूचनाएं हैं, समाज मनोविज्ञान के लिए लाभदायक होती हैं। तो इस विधि में ऐतिहासिक दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है। तो शोधकर्ता जो होता है वो पहले से उपस्थित पत्रों, भाषणों, सूचनाओं के आंकड़ों एवं आलेख के रूप में उसका उपयोग कर लेता है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ले सकता है, वेब संचार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदि का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यवहार में जानकारी एकत्रित कर लेता है। तो शोधकर्ता ऐतिहासिक शोध के साथ साथ एक सहयोगी शोध तकनीक के अंतर्गत भी इस विधि में प्रेषण विधि का उपयोग करता है। तो ऐतिहासिक शोध का उपयोग वास्तविक,
सांसारिक सूचनाओं पर आधारित होता है और परिकल्पनाओं की जांच में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐतिहासिक शोध के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से मिलते हैं? सरकारी संस्था होती है जहाँ से लोगों के बारे में, जन्म दर, मृत्यु दर, जनगणना के बारे में। शोध संस्थान होते हैं जहाँ पर हमें या उनके बारे में, इस तरह की संस्थाएं वर्तमान में चल रही होती हैं, शोध की स्थिति के बारे में सॉरी पता चलता है। ओके, स्कूल एवं शिक्षा संस्थान होते हैं जहाँ विद्यार्थी, उनके माता पिता होते हैं, उनके साथ साथ विद्यार्थियों की उपलब्धि पूरा रिकॉर्ड होता है, तो वहां से पता चल जाता है। व्यापार एवं उद्योग से कर्मचारी, उद्यमी संबंधित जानकारी मिल जाती है। तो ऐतिहासिक शोध के स्रोत कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐतिहासिक शोध को समझाते हुए उसके स्रोत बताइए। स्रोत तो ये हो गया। अब चलिए, ये भी फिनिश्ड हो गया है। ओके, अब यहाँ पे अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान की शोध विधियां सेकंड आ गया है। प्रतिदर्शन और प्रतिदर्शन तकनीक, थोड़ा सा आसान शब्दों में 2-4 लाइनें समझ लेते हैं, राइट? क्योंकि सामाजिक विधियों से संबंधित जो भी शोध किए जाते हैं उसमें प्रतिदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रतिदर्शन शोध की शुद्धता को निर्धारित करता है। प्रतिदर्शन को चयन करने में, यानी जो प्रतिदर्शन होता है ना, इसको चयन करने में गलती होती है तो यह शोध के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। मान लीजिए किसी भी शोध के लिए प्रतिदर्शन से आंकड़ों को इकट्ठा करने में प्रतिदर्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है और तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। और जो प्रतिदर्शन होता है वो तकनीकों का उपयोग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी होता है। जैसे मान लीजिए कोड, खाद्य सामग्री खरीदते ही कोड जो होता है QR कोड, उसका हम यूज करते हैं ना, और हम प्रत्येक दाने की जांच पड़ताल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपनी दाने का प्रतिदर्शन के रूप में एक तरह से हम जांच कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता की पहचान कर सकते हैं। तो कोड, खाद्य सामग्री खरीदते वक्त जनरली ऐसे होता है। प्रतिदर्शन के द्वारा चयनित व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने के उपरांत जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसका प्रयोग जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में होता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या के बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है ये, तो प्रतिदर्शन के गहराई से अध्ययन किया जाता है ताकि निष्कर्ष पर पहुंचकर जनसंख्या के बड़े भाग के साथ एक सही निष्कर्ष निकाला जा सके। जैसे विश्वविद्यालय के छात्रों का खाने का खर्च का अध्ययन करना है, आसान नहीं होगा, तो प्रत्येक छात्र के खर्च का हिसाब लगाया जाए। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? शोधकर्ता 500 छात्रों का चयन कर लेते हैं और विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में जो करता है और अध्ययन कर लेते हैं, और इसके परिणाम के स्वरूप से एक कंक्लूजन निकाल देते हैं कि खाने में कितना खर्चा आ जाता है। ठीक है ईमान? तो ये है आपका प्रतिदर्शन। और प्रतिदर्शन विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो प्रतिदर्शन तकनीक हो जाता है। प्रतिदर्शन तकनीक की विशेषताएं, समय एवं लागत पहला हो जाता है, क्योंकि जब इसमें अध्ययन जनसंख्या के मान लीजिए अध्ययन करना होता है तो अध्ययन जनसंख्या के बजाय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले का किया जाता है, यानी सभी का नहीं, एक एवरेज का, कम लोगों के ऊपर किया जाता है। तो इसमें धन एवं लागत की बचत होती है, विश्वसनीयता बनी रहती है, सावधानी पूर्वक करते हैं तो परिणामों की विश्वसनीयता बनी होती है। गहराई से इसका अध्ययन किया जाता है, तो किसी जनसंख्या के बजाय चयन किया हुआ प्रतिदर्श यहाँ पर हो तो छोटे से हिस्से का किया जाता है अध्ययन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है ये, तो परिणामों को सत्यापित भी किया जा सकता है। उपयोगिता, यानी कि प्रतिदर्शन का प्रयोग, उपयोग अतिरिक्त शोध एवं सर्वे के द्वारा प्रतिदर्शन तकनीक का उपयोग करते हैं, तो ये भिन्न भिन्न न होकर के शोध एवं सर्वे से प्राप्त परिणाम को विभिन्न परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। ये आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रतिदर्शन तकनीक की विशेषताएं। या सीधे प्रतिदर्शन को पूछ देगा प्रतिदर्शन क्या है, समझाइए। प्रतिदर्शन में उपयोग होने वाली विधियां एवं तकनीक। प्रतिदर्शन तकनीक को 2 भागों में बांटा गया है, संभावित प्रतिदर्शन और गैर संभावित प्रतिदर्शन। और दोनों में सिर्फ अंतर जो है वो ये है
कि प्रतिदर्शन का रैंडम का चयन संभावित या गैर संभावित प्रतिदर्शन तकनीक के द्वारा किया जाता है। अब ये यहाँ पर संभावित प्रतिदर्शन कहने का मतलब किसी जनसंख्या के प्रत्येक इकाई का प्रतिदर्शन में चयन होने की समान संभावना होती है, इसीलिए यादृच्छिक प्रतिदर्शन भी संभावित को यादृच्छिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है। इसमें पक्षपात नहीं होता है, ये भी बिना किसी पक्षपात के चयन की गारंटी देती है। किसी अध्ययन करने वाली जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर पृथक चिट बनाई जाती है और एक एक करके चिट को, संपूर्ण चिटों को ढेर से चयन किया जाता है। तो रैंडम बोलते हैं, एक में चिट, इतने सारे बॉक्स में चिट है, उठा लीजिए, जिसका भी आ गया तो उसका चयन हो जाएगा। ये संभावित प्रतिदर्शन हो जाता है, शुद्ध होती है। फिर इसकी विधियां दी हुई हैं। साधारण यादृच्छिक प्रतिबंध, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से। प्रतिदर्श तो देखो इंपॉर्टेंट है ही है, प्रतिदर्श तो आपके लिए इसकी विधियां इंपॉर्टेंट है ही है। फिर स्तरीय प्रतिदर्श होता है। स्तरीय प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है? जब जनसंख्या की समान विशेषताओं के आधार पर उसको उप समूहों में विभाजित कर दिया जाए तो इससे एक स्तर बन जाता है, और स्तर के अंतर्गत समूह समजातीयता होते हैं और दूसरे स्तर के समूह विषम, यानी कि यहाँ पे दो स्तरों में बांट दिया जाता है, एक को सम में और दूसरों को विषम में। राइट, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन करना है, एक जनसंख्या का अध्ययन करना है तो इसको दो समूह में बांट दिया गया स्तर में, एक समूह में समजाति हो गए और एक में भी समजाति वाले लोग हो जाते हैं। और प्रतिदर्शन का चयन प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक चयन द्वारा ही किया जाता है, यह स्तर प्रतिदर्शन कहलाता है। यह विधि का उपयोग यादृच्छिक एवं इच्छित चयन दोनों में होता है। ओके, ये स्तर की है। तो इसमें बस आप गुच्छ प्रतिदर्शन विधि कौन कौन सी याद कर लीजिए। गुच्छ प्रतिदर्शन का मतलब क्या होता है? अब जैसे जनसंख्या के वर्गों या समूह में, जनसंख्या को वर्गों या समूह में विभाजित कर दिया जाता है, फिर वर्गों या समूह का चयन यादृच्छिक चयन द्वारा कर दिया जाता है, तो यह गुच्छ प्रतिदर्शन विधि कहलाई जाती है। आयु लिंग के आधार पर इनका चयन कर दिया जाता है। अब बहुस्तरीय प्रतिदर्शन थोड़ी जटिल होती है। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक स्तरों से मिलकर के ये बनी होती है, इसलिए इसमें जनरली प्रतिदर्शन का चयन करने के लिए अध्ययन करने वाली जनसंख्या को समान विशेषताओं के आधार पर समूह वर्गों में बांट दिया जाता है। जो शोधकर्ता होता है वो वर्ग या समूह को समान विशेषताओं के आधार पर उप समूहों में बांट दिया जाता है। तो स्तरों को समूह से उप समूह में बांट दिया जाता है, फिर यादृच्छिक रूप से उसका चयन किया जाता है, तो ये कहला जाता है बहुस्तरीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। राइट, प्रतिदर्शन विधि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन दे रही हूं। ओके, चलिए कुछ देख लीजिए। व्यवहार सामाजिक मनोविज्ञान शोध में नीति घटक मुद्दे। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान शोध में नीति घटक मुद्दे कौन कौन से हैं? तो अगर नीति घटक मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनका समाधान होता है, और समाज मनोविज्ञान की जो दुविधाएं होती हैं उनके विकास के साथ साथ नए सिद्धांत का भी इसमें अनुप्रयोग किया जाता है। तो कुछ मुद्दे होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान शोध में सूचित करना, शोधकर्ता का कर्तव्य होता है कि वह सहभागी को सूचित करे कि शोध के दौरान उसके ऊपर किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा, उसको अंधेरे में नहीं रखना है। डीब्रीफ का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया सहभागी पर परीक्षण करने के पश्चात की जाती है, यानी सहभागी से छोटा सा साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाता है और साथ साथ में उसका उत्तर देता जाता है। सहभागी की सुरक्षा यानी कि गोपनीयता को बना करके रखना, तो सहभागी के किसी भी अधिकार की अवहेलना ना हो, शोधकर्ता को सुनिश्चित करना होता है। धोखा, शोधकर्ता शोध में भाग लेने वाले व्यक्ति के परीक्षण एवं परिणाम आदि के बारे में बताता है और सहभागी से कोई भी बात नहीं छुपाता है। जैसे उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो फिर जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी पता चलेगा, तो टेस्ट के बाद तो बता दिया जाएगा। गोपनीयता, सहभागी की व्यक्तिगत जानकारी जो होती है गोपनीय रखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान शोध में नीति घटक मुद्दे कौन कौन से होते हैं या मुद्दे कौन कौन से होते हैं। अब आ गया समाज मनोविज्ञान के यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान के सिद्धांत। क्या सिद्धांत वाले लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लेती हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देख सकते हो।
शॉर्ट में बता देती हूँ। ये बंडूरा का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत जो है, क्योंकि नाम से ही पता है, सामाजिक व्यवहार में सीखने की प्रक्रिया को बताता है कि व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने व्यवहार को कैसे सीखता है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरे का अनुकरण या फिर प्रेषण करके, दूसरे पे प्रयोग करके सीखता है। कोई भी व्यवहार प्रेषण एवं पुनर्बल से सीखा जा सकता है, यह सिद्धांत बताता है। और साथ साथ में किसी व्यक्ति द्वारा दंड या फिर इनाम से प्रेषण को दंड इनाम के माध्यम से भी उसको क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, तो उसको पुनर्बलन कहा जाता है। मतलब जैसे कक्षा में होता है, बच्चा पुरस्कार पाने की लालच में क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है ताकि उसको पुरस्कार मिले सर या मैम की तरफ से, और कभी कभी उसे गलतियों के बदले में दंड दिया जाता है ताकि वो अच्छा बने और गलती दोबारा ना करे। ये पुनर्बलन होता है, फिर उसको बल मिलता है उस काम को करने के लिए। और यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियमित रूप से पुनर्बलित किया जाता है तब वह व्यक्ति उस व्यवहार को करना जारी रखता है। और इसके विपरीत यदि किसी, यानी पुरस्कार ये हो गया, और यदि किसी व्यक्ति को व्यवहार को दंडित किया जाता है तो उस व्यक्ति के व्यवहार को बहुत कम करता है। मतलब व्यक्ति उस काम को ज्यादा करता है जिसमें उसको आनंद मिलता है, सीधी सी बात है, मन लगा के करेगा। और जिस काम में उसको दंड मिलता है या उसको काम अच्छा नहीं लगता है तो उसको नहीं करता है। तो ये है आपका समाज अधिगम सिद्धांत बंडूरा का। और यह सिद्धांत सामाजिक जीवन में सीखने के अनुभवों को समझने के लिए व्यवहारिक सिद्धांत एवं संज्ञानात्मक सिद्धांत को लेकर के चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो और भी ज्यादा, लेकिन आप इसे देख लेना, शॉर्ट में ये है क्या, मैंने ये बता दिया है। समूह सोच के सिद्धांत ये ले लेते। देखो यदि यहाँ पे सिद्धांत आता है तो 100% मैंने एक तो सिद्धांत देख ही लिया है ना, सामाजिक सिद्धांत बंडूरा का। अब दूसरा वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, समूह सोच के सिद्धांत। और ये दूसरा हो गया, ये भी अलग से पूछ लेगा तब भी बन जाएगा, और सिद्धांत पूछ लेगा तब भी आपको लिख देना है। ये इरविन जेनिस का है, जिन्होंने समूह सोच के प्रत्यय का प्रतिपादन किया है। समूह सोच का एक ऐसा तरीका है, सोचने के एक ऐसा तरीका है जिसमें एक संसर्जक छोटे समूह का प्रत्येक सदस्य, यानी जिसमें छोटे समूह का प्रत्येक सदस्य, संसर्जक क्या होता है, 1 सेकंड, संसर्जक समूह के विचार और निष्कर्ष को बिना किसी असहमत के एक मत से स्वीकार कर लेता है। आप ऐसा कह सकते हो, आप इसको मैं बता देती हूँ कि ये जो सिद्धांत है समूह सोचने का एक तरीका होता है, और जिसमें छोटे समूह के प्रत्येक जो सदस्य होते हैं एक बड़े समूह के विचार और निष्कर्ष को बिना किसी असहमति के, बिना किसी इनकार के एक मत से स्वीकार कर लेते हैं। अब चाहे समूह के सदस्य उस विचार या निष्कर्ष को सत्य समझते हो या नहीं समझते हो, ये मतलब नहीं रहता है। तो समूह सोच के रहते सामूहिक समाज का समस्या की क्षमता कम हो जाती है। तो जो समूह सोच होता है, बोलते हैं ना कि हमारी सबकी सोच एक होती है, सबकी मतलब समूह की सोच है ना, ये है आपका समूह का सोच का सिद्धांत है। और यह सिद्धांत बताता है कि यदि समूह अत्यधिक है तब वह समूह का प्रत्येक सदस्य समूह के निर्णय की क्षमता में पूर्ण विश्वास रखता है और सभी सदस्य समूह के निर्णय का समर्थन करते हैं, और इन परिस्थितियों में भी उन सभी सूचनाओं को भी खारिज कर देता है जो समूह निर्णय के अनुसार नहीं होती हैं। तो ये आपका है समूह सोच का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और जब समूह में प्रवृत्ति विकसित हो जाती तब समूह किसी भी परिवर्तन का पूरी तरह से विरोध कर देता है। तो ये जो समूह सिद्धांत होता है समूह के सदस्यों पर एक सहमत एवं पहुंचने के लिए दबाव द्वारा किया जाता है। समूह सोच के लक्षण कौन कौन से हैं? तो समूह सोच के लक्षण इसमें है, अभेद्यता का भ्रम होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। संगठित समूह ये होते हैं, है ना, आशावादी होते हैं, जोखिम चुनौती को लेने को तैयार होते हैं। सामूहिक युक्तिकरण उन सभी विचारों एवं सुझावों को युक्ति संगत समझता है जो समूह के अधिकतर सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। समर्थन प्राप्त नहीं होता है, भले समूह के अधिकतर सदस्यों द्वारा किए गए होते हैं, भले उनके सदस्यों द्वारा उनको समर्थन न प्राप्त हो। फिर समूह की
अंतर्निहित नैतिकता के बारे में धारणा होती है, यानी जो निर्णय लिए जाते हैं, जो समूह सोचता है उसका निर्णय समूह के आधार पर लिया जाता है, वह सभी सत्य होता है। आउट यानी बाहर निकलना, रूढ़िबद्ध धारणा से, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके निर्णय से जो लोग असहमत होते हैं वे सही निर्णय लेने योग्य नहीं होते हैं, मान लिया जाता है कि अगर समाज ने, समूह ने अगर निर्णय ले लिया है और जो उनके निर्णय से सहमत नहीं है, उनके साथ में नहीं है, तो निर्णय लेने के योग्य नहीं है, तो उनको समाज से बाहर कर दिया जाता है। सदस्यों में रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं, एक धारणा उनके प्रति बना लेते हैं। कमजोर, निर्णय न ले पाने की क्षमता उनमें होती है ना। आत्मनियंत्रण, समझौते का भ्रम, ये सभी चीजें आ जाती हैं समूह सोच के लक्षण में। समूह सोच क्या है? समूह सोच के लक्षण 2 आप जरूर देख लेना। एनोमी का सिद्धांत आप चाहो तो देख लो, शॉर्ट में बता दूं, एनोमी का अर्थ है सामाजिक समूह या व्यक्ति से नीतिपरक एवं सामाजिक स्तर का कम होना। मतलब जब समाज समूह होता है या व्यक्ति होता है, उसमें नीतिपरक एवं सामाजिक स्तर पर, नीतिपरक और सामाजिक स्तर पर उसका कम होना ही एनोमी सिद्धांत कहलाता है। कोई भी परिस्थिति व्यक्ति या समूह में बिना नियम उद्देश्य के क्या होती है, उसके कोई मूल्य नहीं होता है, उसमें कुंठा होती है और निराशा उत्पन्न हो जाती है। तो एनोमी का सिद्धांत व्याख्या करता है कि सामाजिक परिस्थितियां कैसे अपराध एवं विचलित व्यवहार को प्रभावित करती हैं और दुर्खीम के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए साझा मूल्य, मानक और कुछ नियम होते हैं जिनकी अनुपस्थिति होती है और इसकी वजह से कुछ कारक सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति में तनाव बढ़ा देते हैं, उनको व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और यह सिद्धांत यह भी बताता है कि किस प्रकार सामाजिक परिस्थिति उन्हें इतना ज्यादा विचलित, इतना ज्यादा प्रभावित कर देती है कि वो आपराधिक गतिविधियों को भी प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि आत्महत्या तक करने की कोशिश करने लगते हैं। तो एनोमी ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्तियों एवं समूहों में मूल्यों, मानकों का ना होने, उद्देश्य और आदर्श के ना होने से पैदा होती है। जब व्यक्ति समूह में मूल, मानक, उद्देश्य, आदर्श नहीं होते हैं, तब ये एक तरह से एनोमी परिस्थितियां पैदा होती हैं और व्यक्ति के अंदर बिखराव, विश्वास, सामाजिक परिस्थिति से अलगाव, दूर होने जैसी भावना हो जाती है। एक तरह से दुर्खीम का है ना, तो इसे आत्महत्या का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई थिंक यही एनोमी का सिद्धांत है। ओके, राइट। चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट यहां पर मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान में अनुप्रयोग एवं ज्ञान को देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको कम कर दूं तो मेरे लिए सही रहेगा। ओके, अभिवृत्ति क्या है? एप्टीट्यूड, यानी हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे शब्द का हम प्रयोग जनरली इसके लिए करते हैं। एक तरह से अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो जो मानसिक और तंत्रिका होती है, हमारा जो एक तरह से न्यूरॉन जो होता है ना, नसें जो नर्व होती हैं, जो ब्रेन होता है, जो हमारी नसें होती हैं, नर्व तंत्र जो होता है, ये अनुभव के आधार पर संगठित होता है और किसी भी परिस्थिति, वस्तु, संगठन के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को निर्देशित एवं प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो ब्रेन से ही और न्यूरॉन से ही चलता है। तो समाज, कई मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है। अभिवृत्ति को 3 पहलुओं में देखा जा सकता है। पहला देखा जा सकता है मानसिक एवं तंत्रिका के रूप में, ठीक है, यानी अभिवृत्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा आसानी से प्रेषण यानी उसके प्रयोग के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। जो व्यक्ति अभिवृत्ति रखता है वही अभिवृत्ति के बारे में जान सकता है। दूसरा बताता है कि अभिवृत्ति को अनुभव के आधार पर संगठित किया जा सकता है। और तीसरा यह बताता है कि अभिवृत्ति वस्तु या परिस्थिति के लिए व्यक्ति के निर्देशित ज्ञानात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। अभिवृत्ति, ये शब्द जो है ना, कौन सा शब्द? अभिवृत्ति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? अभी हमने अब इसकी अर्थ परिभाषा देख के आपके कुछ समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभिवृत्ति को मैं आपको अपने अगर उसमें बता देती हूँ। एक तरह से मनोविज्ञान में तो यूज किया जाता है, मानसिक और भाव से जुड़ी हुई चीज होती है जो व्यक्ति की विशेषता और अभिलक्षण को निर्धारित करती है। राइट, यानी व्यक्ति की विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है, इन चीजों को बताने वाली चीज को अभिवृत्ति कहा जाता है। अभिवृत्ति की संरचना
संरचना यानी अभिवृत्त के घटक कौन कौन से हैं, देखो कैसे अभिवृत्ति बना है, तो उन घटकों से मिलकर के बना है। संज्ञानात्मक घटक इसके अंतर्गत होते हैं, विश्वास होता है, विचार प्रक्रिया होती है, और इन चीजों से मिलकर के क्या होता है, अभिवृत्त का निर्माण होता है। भावात्मक घटक इसके अंतर्गत होते हैं, है ना, जैसे इमोशंस जो होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं। ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजों से जुड़ा होता है, सुख का दुख का अनुभव देना, रोना हंसना गाना, गुस्सा क्रोध करना। फिर व्यवहारिक घटक भी होते हैं कि कोई व्यक्ति अपने एक अभिवृत्ति के आधार पर निश्चित व्यवहार कैसे करता है। तो ये तीन घटक से मिलकर के बना था अभिवृत्त, और अभिवृत्त की संरचना हमने देख ली। सॉरी, अब अभिवृत्त को अभिवृत्त के हम प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं। इच्छा, जिसको हम इच्छा कह सकते हैं, मन, है ना, ये अभिवृत्त के अंदर आ जाता है। ओके, अपना एप्टीट्यूड जो बोलते हैं, दूसरों के प्रति हमारे क्या विचार बनने, तो विचार से आप कह सकते हो। अभिवृत्त के प्रकार क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, अभिवृत्त के प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे अभिवृत्त के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है ना, अभिवृत्त का निर्माण कैसे होता है। जैसे यहाँ पे क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, प्रश्नात्मक अधिगम, इसको छोड़ देते हैं। अभिवृत्त एवं व्यवहार के बीच क्या संबंध होता है, अभिवृत्त की विशेषता चाहो तो आप ले लो, ज्यादा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूछेगा। तो अभिवृत्त क्या है, और साथ ही साथ में यहाँ पर हमने अब वो अभिवृत्त की संरचना यानी घटक को देखा है। चलो, ओके, अभिवृत्त मत विश्वास एवं विभिन्नता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिवृत्त मत एवं विश्वास व्यवहार की अर्जित पूर्व वृत्ति है। मतलब अर्जित का मतलब पाई हुई, कोई जन्मजात लेके नहीं आता है, अर्जित करता है, उसे पाता है यहाँ पर। और ये तीनों परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जबकि तीनों में भिन्नता है इसके बावजूद भी। अभिवृत्त एप्टीट्यूड जो मैंने कहा, मत ओपिनियन, और विश्वास बिलीफ। अब चलो इनको देख लो। अभी अभिवृत्त क्या है, देखो अभिवृत्त जो होता है किसी वस्तु, विषय वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में विश्वास, भाव या व्यवहार का समुच्चय होता है, विचार रखना उसके बारे में। आपका किसी चीज के बारे में क्या विचार है, क्या विश्वास है, क्या है ना, ये अभिवृत्त हो गया। और मत क्या होता है, मत किसी व्यक्ति का किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में समझ होती है, आपका इसके बारे में क्या समझ है ना, ये मत हो गया। विचार, सॉरी, अभिवृत्त में विचार नहीं आएगा, विश्वास भाव आएगा, मत ओपिनियन में आ जाएगा। मत का मतलब विचार होता है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है। और विश्वास, विश्वास को धारणा भी कहा जाता है, जो एक व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में रखता है। फिर दूसरा क्या हो गया, विभिन्नता अंतर। अभिवृत्त के आधार पर व्यक्ति किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए व्यवहार या प्रतिक्रिया करता है, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए व्यवहार में प्रतिक्रिया करना अभिवृत्त कहलाती है। और मत के द्वारा क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निर्णय को बताना होता है। हमने अपना निर्णय दे दिया, हमने अपना मत दे दिया, तो निर्णय संबंधित हो गया। और अभिवृत्त में प्रतिक्रिया हो जाती है। और विश्वास क्या होता है, कथन से स्वीकृत होता है, किसी परिस्थिति में कथन होता है। फिर अगला देख लेते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें किसी वस्तु का, यानी कि अभिवृत्ति क्या होती है, व्यक्ति या वस्तु का भावात्मक मूल्यांकन इसमें होता है, और जबकि मत में भावात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। और विश्वास में ये व्यक्ति के लिए निश्चित व्यवहार के लिए प्रेरित करता है, भावों के आधार पर निश्चित व्यवहार को दर्शाया जाता है। अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने का तरीका होता है अभिवृत्ति। और विचार जो व्यक्ति वस्तु के लिए बनता है, तो विचार है ये, मत है। और ये विश्वास है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्ति समाज संस्था के लिए रखा जाता है। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति अपने किसी संबंधी के लिए नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, विश्वास रखता है, भाव रखता है, तब वह व्यक्ति उसने उस संबंधी के घर नहीं जाएगा। किसी से आप यदि निगेटिव थिंकिंग रखते हो तो आप उसके घर जाना पसंद नहीं करोगे। तो यदि आप उसमें विचार और भाव भी रखते हो, विश्वास रखते हो। फिर यदि व्यक्ति मान लेता है कि उसका संबंधी अच्छे स्वभाव और उसका संबंधी अच्छे स्वभाव वाला नहीं है,
अच्छे स्वभाव वाला है या नहीं है, ये मत दोनों में होता है, तो आप जाओगे या नहीं जाओगे। और कोई व्यक्ति किसी जादू में विश्वास कर लेता है, तो विश्वास जादू टोना में, अंधविश्वास में, किसी भी चीज में देख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये तीनों चीजें, अभिवृत्ति, मत एवं विश्वास। विभिन्नता पूछ लेगा या सीधे क्वेश्चन दे देगा कि इन चीजों को समझाइए। अब ये समाजीकरण क्या है, देखो समाजीकरण पहले भी पढ़ा चुके हैं। व्यक्ति बचपन से लेकर के सब समाज में रहता है, पैदा होता है, समाज से सभी चीजें वो सीखता है ना। सीखने की प्रक्रिया होती है बचपन से लेकर के बड़े होने तक है, और साथ ही साथ में मूल संस्कृति, मापदंड है ना, रीति रिवाज, जो भी चीजें हैं पहले वो परिवार में, घर के लोगों से, मम्मी पापा से, अगल बगल से, फिर स्कूल से, कॉलेज में, संस्थाओं से, संगठन से वो बहुत कुछ सीखता रहता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यही समाजीकरण। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पूरे जीवन में जारी रहती है और उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। समाजीकरण के एजेंट कौन कौन से हैं, तो देखो परिवार होता है, जहां से एजेंट का मतलब जहां जहां से वो सीखता है। तो परिवार प्राथमिक समाजीकरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है यहीं से सीखता है और यहीं से बहुत कुछ उसके निर्माण में, मन अभिवृत्ति के निर्माण में योगदान देता है। स्कूल शिक्षा दूसरा हो जाता है, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, वहां पे शिक्षा ग्रहण करता है, तो एक तरह से स्किल, कौशल उसके अंदर आ जाता है, तो दूसरा हो गया। फिर जब स्कूल जाने लगता है तो उसकी मित्र मंडली हो जाती है, तो अपने मित्रों के समूह से भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन पड़ता है। सीखना और व्यवहार में परिवर्तन पड़ना ही समाजीकरण है। और फिर संचार मीडिया भी अभिवृत्ति पर मजबूत प्रभाव डालते हैं, और इसके अतिरिक्त धर्म, संस्कृत, कार्य स्थल, ये सभी भी जो होते हैं समाजीकरण के योगदान वो एजेंट होते हैं, या फिर समाजीकरण में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो कारक हो जाते हैं। समूह एवं समूह प्रक्रिया को हम देख लेते हैं, और थोड़ा सा इसके बीच में वॉइस को चेक कर लेती हूँ, मेरी वॉइस सही आ रही कि नहीं आ रही है, ये भी जरूरी है ना, को हम देख लेते हैं और थोड़ा सा इसके बीच में, चलिए सही है। तो समूह एवं समूह प्रक्रिया क्या है, अब देखो समूह हमने ऊपर भी पढ़ा था। समूह व्यक्तियों का ऐसे संग्रह को कहा जाता है, संग्रह के रूप में होता है ना, जो इकट्ठे होते हैं, जो अपने आप को सुसंगत रूप से एक सीमा तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखते हैं। समूह यानी ग्रुप, जिसको हम यूनिटी भी कह देते हैं, यार वो तो ग्रुप में आए थे, वो समूह में आए थे ना, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं। तो समूह की विशेषताएं, व्यक्तियों का संग्रह जो अपने आप को समूह के सदस्य के रूप में बतलाते हैं। सभी व्यक्तियों का समान उद्देश्य, समूह तभी बनेगा जब उनके उद्देश्य एक जैसे होंगे। अगर उद्देश्य एक जैसे लक्ष्य नहीं होंगे तो दूसरा समूह बन जाएगा। व्यक्तियों के अंतः क्रिया हो, वह सभी एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये समूह की यहाँ पर विशेषता हो गई, राइट। तो ये हो गया समूह का संप्रत्यय, परिभाषा और इनकी विशेषताएं हो गई, राइट। चलिए, और जो समूह की विशेषताएं होती है ना, उसको भीड़ से अलग बनाती है। देखो समूह जनरली जो होता था, हम लोग कुछ क्या बोलते, समूह में आए, झुंड में आए, भीड़ में आए, ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो समूह में जहां जहां ये विशेषताएं पाई जाती है ना, जो ये विशेषताएं पाई जाती हैं वो समूह को बताती हैं, क्योंकि ये भीड़ से अलग होता है। भीड़ तो किसी भी समय इकट्ठा हो, समूह तो एक रूल के, नियम के हिसाब से चलता है ना, और संस्था के रूप में काम करता है ना। और जो भीड़ होता है वो तो स्थान पर कहीं भी इकट्ठा हो जाता है। आप सड़क पे जा रहे हो, किसी के एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे बहुत सारे 10 लोग खड़े हो गए, 1500 लोग खड़े हो गए, तो वो क्या हो गया, समूह नहीं, वो भीड़ हो जाती है ना। तो समूह, एक समूह टीम से भिन्न होता है, और टीम जो है व्यक्तियों का संग्रह है, जिसमें टीम के सदस्य एक दूसरे के सदस्य की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। टीम का मतलब होता है, इसमें स्किल डेवलपमेंट होता है, कौशल होता है, दक्षता होती, तकनीक होती है, ये टीम होती है। समूह क्या हुआ बता दिया, भीड़ क्या हुआ बता दिया। समूह, भीड़ और टीम से क्वेश्चन आएगा तो परेशान मत होना, राइट। चलिए, सामूहिक प्रक्रिया क्या है, जो व्यक्ति होता है एकांत में अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्तियों या समूह की उपस्थिति में पूरी तरह भिन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अकेले में कुछ और व्यवहार करता है, और जब समूह में या किसी और के सामने होता है, साथ में होता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। किसी रेस्टोरेंट में भोजन करते हुए आप कई व्यवहारों को नहीं करते हैं। बहुत से लोग घर में खाने का तरीका बहुत बेकार होता है, 4 लोग के बैठने में बड़ा अच्छा खाते हैं, है ना। या घर में बैठ के आप किसी भी तरह से खा लेते हो, 4 लोग के सामने बैठने में सलीके से आप खाते हो, ये समूह प्रक्रिया होती है। तो समूह के किसी व्यक्ति पर कई तरह के प्रभाव मिलते हैं, जो समूह प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। सामाजिक सरलीकरण प्रवृत्ति होती है, ठीक है। समूह प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक सरलीकरण पाया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के कार्य या कार्य का निष्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है।
फिर यहाँ पर इसको देख लेना, बड़ा है, सामाजिक श्रम वनयन पाया जाता है, समूह में कार्य करते हुए व्यक्तियों की प्रेरणा कम हो जाती है और वे सब समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को कम कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं जनरली होता है ना कि समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, रहने दो वो कर लेगा वो कर लेगा, या फिर चलो ऐसा, ये चीज भावना इसमें आ जाती है। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। निर्वैयिकता, निर्वैयिकता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की आत्म पहचान एवं आत्म जागरूकता कम हो जाती है। एक भीड़ में अनाम सदस्य के रूप में वो बना रहता है, उसी तरह से समूह में भी वो रहता है। तो इसको देखिएगा, ये समूह के क्या है, समूह के एक तरह से प्रकार या आप विशेषता कह सकते हो कि समूह प्रक्रिया के तत्व विशेषता क्या है। समूह प्रक्रिया पूछेगा तो आप इसको लिख देना। ओके, चलो ये फिनिश्ड हो गया है। ब्लॉक 2 हम ले लेते हैं, इसमें देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के क्षेत्र देख लेते हैं। और इसमें सामाजिक समस्याओं में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, यानी प्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब प्रयोग होता है कि सामाजिक समस्याएं, जो समाज में समस्याएं होती हैं, उनका सामाजिक मनोविज्ञान में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, या सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक समस्याओं को किस तरह से देखा जाता है। तो सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जैसे सबसे पहले देख लो, गरीबी हो जाती है। गरीबी क्या है आपको पता ही है, इसके अंतर्गत भी तो शोध किया जाता है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीबी से मानसिक स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या उसको हो सकती है, उसको खाने की प्रॉब्लम होगी तो मानसिक स्वास्थ्य होगा, बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएगा, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी गरीबी को प्रभावित करती हैं। और समाज का मुख्य उद्देश्य होता है, स्वस्थ समाज का मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी को दूर करना। तो जो शोध जो सामाजिक विज्ञान है वो विभिन्न शोधों की सहायता से गरीबी को दूर करने की जानकारियां हासिल दिलाता है। तो इस तरह से आपको करना है कि जो एक तरह से यहाँ पर जो समाज की समस्याएं हैं उनको लिखना है, और लिखने के बाद आपको ये उसमें लिखना है वो क्या है उसको बताना है। फिर ये लिखना पड़ेगा 2-3 लाइन में कि आखिर मनोविज्ञान का क्या रोल है इसके अंतर्गत, जैसे मैंने कभी आपको गरीबी में बता दिया है ना। फिर बेरोजगारी, अब देखो बेरोजगारी भी यही होता है ना, सबसे भयानक समस्या होती है बेरोजगारी, सामाजिक सुधारों में पाया जाता है, लोगों को काम नहीं मिल पाता है। तो इसके भी मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम निकलते हैं, जैसे असुरक्षा का भय होता है, आत्मसम्मान में कमी आती है, निराशा होती है ना, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ में स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, वित्तीय संकट भी आ जाता है। तो बेरोजगारी से उबरने के लिए युवाओं में कौशल विकास कैसे किया जाए, रोजगार की नई संभावनाओं को कैसे तलाश किया जाए, ठीक है ना, इस तरह की चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो बेरोजगारी जो है वो गरीबी का मूल कारण होता है। फिर हिंसा भी इसी के अंतर्गत है, हिंसा एक आक्रामकता, तो इसको भी देख लीजिए। हिंसा का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हिंसा होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। हिंसा के यहाँ पे 3 श्रेणियां भी दी हैं, कई प्रकार के भी होता है, खतरनाक भी होता है, फिर आपराधिक व्यवहार भी होता है। ये सामाजिक समस्याएं हैं। फिर इसके अंतर्गत आपको लिखना है 2 लाइन में कि किस तरह से मनोविज्ञान इनमें रोल निभाता है, क्या क्या वो काम करता है ना। फिर जो आपराधिक व्यवहार है, हो सकता है अलग क्वेश्चन आपराधिक व्यवहार से पूछ दे, तो इसमें जैविक कारण भी आ जाते हैं, बचपन के प्रतिकूल अनुभव आ जाते हैं, सामाजिक शिक्षा, इसको तैयार कर लेना आपराधिक व्यवहार को सामाजिक समस्या के अंतर्गत, राइट। चलिए, भारतीय संदर्भ में सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? दहेज सबसे बड़ी समस्या है, फिर जाति सबसे बड़ी समस्या है, धर्म और भाषा जो हमने ऊपर देखा वो समस्या भारत में भी है, लेकिन वो पूरे विश्व में है, लेकिन ये कुछ समस्याएं हमारे भारत में बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, जो समस्याएं कौन कौन सी हैं, सामाजिक समस्याएं, और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण में सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, क्या आप स्वास्थ्य में आ जाते हैं। सबसे पहले जैव मनोसामाजिक मॉडल आप ले लीजिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सॉरी, पीडीएफ थोड़ी सी वो हो गई, चलिए ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, थोड़ा इसको मैं, ठीक है। जैव मनोसामाजिक मॉडल, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। जैव यानी बायो, जिसका अर्थ शरीर विज्ञान, ठीक है। फिर मनोसामाजिक है,
तो मनो यानी कि साइकोलॉजी, तो साइको जिसका अर्थ मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक संकट और सामाजिक अर्थ समाज होता है। तो ये जो जैव मनोसामाजिक मॉडल है इसको जॉर्ज एल एंगल ने प्रतिपादित किया था, निर्धारित किया था। और यह मॉडल यह बताता है कि सामाजिक वातावरण, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के बीच अंतःक्रिया ही मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। तो आप ऐसे ले लो कि मानसिक स्वास्थ्य का निर्धारण सामाजिक वातावरण, जैव एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के बीच क्रिया के माध्यम से होता है। ये जैव मनोसामाजिक मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। आप यहां से भी लेके कर सकते हो। जैविक रूप से मॉडल शारीरिक स्वास्थ्य, आनुवांशिकता, शारीरिक अक्षमता पर केंद्रित होता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार एवं प्रकृति को निर्धारित करता है, दोनों के बीच अंतर संबंध को बताता है। सामाजिक पर्यावरण के रूप में मॉडल सामाजिक संबंधों, साथी, पारिवारिक संबंधों, स्कूल पर केंद्रित है। और मनोविज्ञान के रूप में मॉडल स्वभाव, बुद्धि, आत्मसम्मान, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक कौशल पर केंद्रित है। इन तीनों चीजों को भी आप जैव मनोसामाजिक मॉडल में लिख सकते हैं। ओके, चलिए, ये हो गया जैव सामाजिक मनोमॉडल। अब इस जैव सामाजिक मनोमॉडल को प्रभावित करने वाले कारक भी है, यानी जैविक स्वास्थ्य कारक को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य, व्यवहार शांति। अब यहाँ पे देखना, स्वास्थ्य एवं जैविक प्रभाव इसको प्रभावित करता है, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव और स्वास्थ्य एवं सामाजिक प्रभाव। इसको, ये मॉडल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे देख लेना। अब इसमें देख लो स्वास्थ्य एवं कल्याण के कारक कौन कौन से हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बता के इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना? ओके, राइट, चलिए।
ओके गाइस, सॉरी 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 बोलना चाहूंगी। चलिए, कुछ ज्यादा शायद टाइम लग गया, ब्रेक कुछ इस बार का ज्यादा हो गया था, थोड़े गेस्ट आ गए थे तो मुझे उनको देखना था, ठीक है ना। तो चलिए, वॉइस आ रही, चलिए सॉरी, उनको बोल के आई कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ और या तो आप फ्री टाइम में आइए, तो कभी बैठते हैं, है ना, फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में। चलिए, इसमें स्वास्थ्य एवं कल्याण के कारक देख लेते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी बता रही हूँ। अब देखो, ये स्वास्थ्य एवं कल्याण के कारक 9.2.1 है, तो किसका क्या, किसी का भाग है ये? हाँ, जैव मनोसामाजिक मॉडल का ही एक भाग है या उसका कारक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आता है। तो इसको जरूर आप देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उनसे बचाव भी वो प्रदान करते हैं। मतलब कि अगर मनोवैज्ञानिक समस्याएं अगर है, विवाह से संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो उसका बचने का रास्ता भी बचाव करने का। तो मानव के सकारात्मक कल्याण के लिए बाल काल से, बचपन से ही उसको शिक्षा के द्वारा जागरूकता आप दो, है ना, जागरूकता उसमें फैलाओ। साथ ही साथ में अशिक्षा स्रोतों की कमी के चलते लोगों पे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे असंतुलित आहार की वजह से बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कारक का जान लेना आवश्यक होता है और हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण को जो प्रभावित करते हैं। तो स्वास्थ्य एवं कल्याण के कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, इसका भी यहाँ पे कारक दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। सामाजिक चर सबसे पहला कारक होता है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे चर व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियां, जीवन, आयु, आर्थिक स्थिति से प्रभावित होते हैं, राइट, ओके। अब इसमें कुछ होकर यहाँ चर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संवर्धन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, उनके परिणाम, लक्षण, कारणों को, स्वास्थ्य विकार यानी कि जो भी रोग होता है, डिजीज होता है, उसके उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करना एक गतिविधि के रूप में। यानी स्वास्थ्य संवर्धन का उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य जीवन शैली, आचार, अनुचित जीवन शैली हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है, तो एक तरह से उनको जागरूकता देना, राइट। अभी ये रणनीतियां इसके अंतर्गत है। बीमारी की रोकथाम, शैशवावस्था से बचपन से लेकर के मानव जीवन तक, अंतिम अवस्था तक मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में लगा रहता है। एक व्यक्ति की बीमारी रोकथाम के बारे में नहीं जानता, मान लीजिए है, तो यहाँ पर बीमारी की रोकथाम के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, कुछ अनुवांशिक रोग होते हैं जिनको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन यदि हम जागरूक रहे बुनियादी स्तर पर, उनमें सुधार किया जा सकता है। प्राथमिक रोकथाम, माध्यमिक और तृतीयक रोकथाम। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है, इसे भी देख लेना। अब बहुत ज्यादा है तो इसे मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, पुराना वीडियो आप जरूर देख लेना। तो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, ठीक है, 2 लाइन बता दूं। एक वैज्ञानिक तकनीकी है जिसका उपयोग कई शोधकर्ता और वैज्ञानिकों द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और मानव स्वभाव में कोई व्यक्ति जब तक रोकथाम के उपाय नहीं करता है तब तक वो बीमारी या स्वास्थ्य के प्रति सावधानी न बरते तो उसके प्रभाव को महसूस नहीं कर सकता। जैसे HIV संक्रमण जो होता है ना, यानी इसे रोकने के लिए यहाँ पर, या फेफड़े के कैंसर को रोकने के लिए सिगरेट पीना बंद करना, संक्रमण से बचाव, टीका लगवाना आज जरूरी होता है। तो ये है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। और यहाँ पे और इसकी विशेषताएं है, कैसे इसको नियंत्रित किया जाता है संभालने रोकने के लिए। तो प्लीज इसको आप देख लेना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तनाव वगैरह तो पता ही क्या होता है, उससे कैसे निपटा जाता है ये भी आपको पता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो इसको देख लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक विज्ञान के अनुप्रयोग। अब यहाँ पे सिर्फ हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना, ओके। सॉरी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या है इसे देख लेना, पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन किया है। और मानसिक जो बीमारी होती है, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, तो मानसिक बीमारी जो 3 कारकों से मानसिक बीमारी में योगदान देते हैं। तो कारक है जैविक कारक यानी वंशानुगत, हार्मोन्स, असंतुलन, कुपोषण, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जीवन की घटनाएं, आघात वगैरह, और परिवार के इतिहास, मानसिक विकार। ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। समस्या जैसे कैसे हो जाती है, कोई एक तरह से आत्मघाती प्रवृत्ति हो जाती है, अकेलेपन में रहता है, आत्मचोट, करीबी
करीबी लोगों की मृत्यु, रिश्तों की विफलता, आतंकी हमले, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे व्यक्ति जो होता है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो आगे चल के एक बीमारी में बदल जाती है, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कहते हैं। तो 3 कारक होते हैं जो मानसिक बीमारी में योगदान देते हैं, ठीक है, इसे जरूर आप देख लेना। और मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लक्षण कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो इन्हें आप देख लेना, ठीक है। चलो, और उन समस्याओं का निदान कैसे किया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मानसिक बीमारी क्या है, राइट, ओके, समस्या क्या है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, योगदान देने वाले कारक, फिर उसके लक्षण, और साथ ही साथ में उसको कैसे निपटा जा सकता है, ये उसके लक्षण है। पॉज कर दिया, देख लीजिएगा, और उस समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, चलिए अब अगला ले लेते हैं यहाँ पर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक विज्ञान के अनुप्रयोग। इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार एवं रोकथाम कैसे किए जा सकते हैं। तो इस तरह से उपचार और रोकथाम किए जा सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के, ठीक है ना, उपचार एवं रोकथाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये हो गया। सामुदायिक उपचार क्या है, इसी के अंतर्गत आएगा, उपचार के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के। फिर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रोकथाम, अभी हमने उपचार देखा ऊपर, और उपचार के बाद यहाँ पर रोकथाम आ गया, किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक ही हो गया, राइट। चलिए सॉरी शिक्षा और कक्षा में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। अंतरा एवं अंतर वैयक्तिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंटर एंड इंट्रा पर्सनल प्रोसेस, इसको जरूर देख लेना। टाइम नहीं है, थोड़ा सा मुझे जाना भी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से फिनिश करना चाह रही हूँ, ठीक है। अंतर वैयक्तिक का मतलब क्या होता है, वर्तमान में दूसरों से अंतरक्रिया करना, प्रेजेंट टाइम में ही, और दूसरों से जब आप अंतरक्रिया करते हैं दैनिक जीवन में, अपने जीवन में, चाहे वो भावात्मक आक्रामक रूप में हो, संघर्ष मुद्दों के रूप में हो, तो अंतर वैयक्तिक क्रिया कहलाती है। तो कभी कभी अंतरक्रिया अपने करने वाला व्यवहार कठोर और गलत भी हो सकता है, और इससे रिश्तों के संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, तनाव चिंता को विकसित कर सकते हैं। तो ये अंतर वैयक्तिक प्रक्रिया कहलाती है, और व्यक्ति के अपने मन एवं कौशल विश्वास दृष्टिकोण को केंद्रित करने में सहायता प्रदान करती है। ये अंतरा एवं अंतर वैयक्तिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे देख लेना। IPP का उपयोग निम्नलिखित समस्याओं से जूझने के लिए किया जाता है, यही है आई यानी कि इंटर और इंट्रा, तो आप सीधे अंतर वैयक्तिक प्रक्रिया समझो, और इसी को यहाँ पर IPP पर्सनल प्रोसेस कहा गया है। दुख, आदत, महिलाओं संबंधित मुद्दे, कुछ समस्याएं होते हैं, अवसाद, दोष भावना, क्रोध और शब्द, सामाजिक दुश्चिंता, ये समस्याएं हैं किसकी, अंतर वैयक्तिक प्रक्रिया के, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। सॉरी, शैक्षणिक सफलता, विफलता, शिक्षा को छोड़ना, ये सभी हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षक और छात्र के अंतःक्रिया, सामाजिक मनोविज्ञान में, सामाजिक मनोविज्ञान अनुक्रम में छात्र अंतःक्रिया क्या होती है, उसका संबंध बताइए। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक और छात्र के बीच भी पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, शिक्षक और छात्र के बीच का। तो एक ये भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। चलिए सॉरी समुदाय में समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, समुदाय में समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। समुदाय क्या है बता चुके हैं, ग्रामीण शहरी समुदाय होते हैं। अब इसमें समाज मनोविज्ञान का क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं, तो ये आप एक क्वेश्चन जरूर देख लेना, समुदाय में समाज मनोविज्ञान का अनुप्रयोग किस आधार पर किया जाता है। एक एक क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए रख दिया है, ओके। चलिए इतना काफी है, इतना ही आप पा जाएंगे। पूर्वाग्रह एवं रूढ़वादिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्वाग्रह क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से बनाई गई धारणा,
कोई व्यक्ति है उसके बारे में, विशिष्ट समूह, उसके बारे में आपने पहले से अपनी एक राय बना ली, एक धारणा बना ली, भावना बना ली, वो पूर्वाग्रह कहलाता है। और ये जो पूर्वाग्रह होता है, धारणा, ये पीढ़ी दर से पीढ़ी दूसरे सदस्यों तक जाती है और वो उसी को सीख लेता है। तो पूर्वाग्रह एक नकारात्मक गोचर होता है जो व्यापक रूप में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से सम्मिलित किया होता है, यानी कि अपनी गलतियों को दूसरे व्यक्तियों पर थोपकर अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में ये मदद करते हैं, पूर्वाग्रह होता है। तो किसी व्यक्ति के समूह के बारे में अपनी बनाई गई धारणा, अब मान लीजिए कि आपकी गलती है लेकिन आप अपनी गलती न मान करके दूसरों के ऊपर अपनी गलती थोप दिए, तो ये विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूर्वाग्रह लोगों को दूसरे समूह के सदस्यों से अलग कर देता है, राइट। और साथ ही साथ में सदस्यों में संबंधन स्थापित करने पर समूह सदस्यों से यह बाध्य कर देता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, आप इसे रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, पूर्वाग्रह एवं रूढ़वादिता। चलिए, रूढ़वादिता किसी विशिष्ट समूह के सदस्यों के बारे में बनाए गए नकारात्मक विश्वास होते हैं। अब देखो, किसी विशिष्ट समूह के बारे में बनाई गई भावना क्या होती है, पूर्वाग्रह, और किसी विशिष्ट समूह के सदस्यों के बारे में बनाए गए नकारात्मक विश्वास, है ना, रूढ़वादिता होते हैं। जाति, लिंग, धर्म, कार्य के आधार पर और दूसरों के प्रति रूढ़वादिता का व्यवहार ये करते हैं। तो कुछ रूढ़वादिता के यहाँ पे कार्य दिए हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूर्वाग्रह और साथ ही साथ में रूढ़वादिता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वातावरण में समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। अब वातावरण के साथ कैसे होता है, तो एक इससे क्वेश्चन वही होगा, समाज मनोविज्ञान एवं वातावरण, बस यही ले लीजिए कि सामाजिक मनोविज्ञान अनुप्रयोग में वातावरण का क्या संबंध है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम रख रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्या है इसमें, मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण का प्रभाव, जलवायु, प्रकृति का, है ना, ये स्वास्थ्य वगैरह का, प्रेरणा का। फिर वातावरण पर मानव व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आ जाएगा। ये कारक है, ये कारक है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वातावरण और सामाजिक मनोविज्ञान। चलिए, एक सामाजिक दुविधा शब्द दिया, उसको देख लीजिए, एज ए टिप्पणी में यदि पूछता है तो आप उसको कर दो। संसाधन दुविधा, संसाधन दुविधा व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति स्वार्थ एवं समुदाय, बड़े समूह के कल्याण के बीच संघर्ष करता है, यानी कि बड़े समूह समुदाय के सदस्य अपने स्वार्थ को अधिमान कर देते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सरकारी बसों में सफर ना कर खुद की गाड़ी से सफर करना, तो संसाधन ये दुविधा हो जाती है। इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन इससे संसाधन दुविधा से पूछ ले। कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, कार्य क्षेत्र में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे, क्योंकि ये एक जैसे कि समाज में, समाज में या सामाजिक वातावरण में सामाजिक अनुप्रयोग, या फिर समाज में सामाजिक अनुप्रयोग, इस तरह से क्वेश्चन इससे क्रिएट होंगे जनरली, खासतौर पे इस वाले ब्लॉक में। कार्यस्थल पर कर्मचारियों का कार्य में जुड़ाव, यानी कार्यस्थल पर पूछ सकता है कि कार्यस्थल पर सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग क्या है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कर्मचारियों का कार्य में जुड़ाव, ये लिख दीजिएगा, कार्य भागीदारी लिख दीजिएगा, प्रतिबद्धता लिख दीजिएगा, उत्पादकता को लिख दीजिएगा, ये कार्य स्थल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें यही है। प्रेरणा क्या, हम इसको नहीं लेंगे। प्रेरणा क्या है आपको पता है, मोटिव करना, जीवन के सभी पहलुओं में सहायक होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता वही प्रेरणा कहलाता है ना। तो ये प्रेरणा होती है। प्रेरणा दो तरह की होती है, बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा का मतलब दूसरे या बाहरी घटनाओं से प्रेरित होना होता है, और आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है व्यक्ति के भीतर से उसको प्रेरणा मिलती है ना, ये प्रेरणा हो जाता है। मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत इसके अंतर्गत आ सकता है, जो पूर्ति और सुरक्षा पर आधारित होता है। शरीर की जरूरतों के बाद कर्मचारी का तरह, मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत है एक पिरामिड की तरह, इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है ना। सीधा पिरामिड बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। फिर उसको 5 भागों में, ब्लॉक में बांट दीजिएगा, और 5 ब्लॉक में बांटने के बाद नीचे से शुरू होता है। तो यहाँ पर भूख, प्यास, सेक्स आता है, फिर सुरक्षा वगैरह आ जाती है, दोस्त, परिवार, संबंध आ जाते हैं, सबसे ऊपर आत्मविश्वास आता है। तो ये चीज थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि पूछेगा नहीं, बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन हो सकता
आवश्यकता का सिद्धांत यहाँ पे दे दे। प्रेरणा के प्रकार जो यहाँ पे है, तो आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा आपको बता ही दिए हैं। तो आंतरिक प्रेरणा में आंतरिक पुरस्कार शामिल होते हैं और बाह्य प्रेरणा में जनरली व्यक्ति के व्यवहार के कारण होते हैं जो बाहर के प्रभावों से आते हैं, ठीक है ना। पुरस्कार पाने के लिए प्रदर्शन करना, है ना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आनंद लिया जाना, ये सभी चीजें आप देख लो। प्रेरणा के घटक में सक्रियता, दृढ़ता, तीव्रता, तो प्रेरणा को भी देख लो आप। प्रेरणा क्या है, उसके प्रकार और उसके घटक देख लीजिए, ठीक है। ग्रुप समूह प्रक्रिया ये भी आप देख लेना। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा सदस्य कार्य करते हैं और जब उन सदस्यों को समूह कहते हैं, और जब एक साथ 4, 5 से 12 सदस्य कार्य करते हैं तब कई स्तर की से होते हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं। और इसमें कार्यों को पूरा करना, निर्णय लेना, समूह सदस्यों के बीच तय क्रिया होना, ये समूह प्रक्रिया कहलाती है, राइट। यानी कि ग्रुप समूह प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एज ए टिप्पणी। जो छोटे क्वेश्चन है ना, वो एज ए टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर लास्ट बचा है खेल के लिए समाज मनोविज्ञान में, समाज मनोविज्ञान का प्रयोग, किसमें एक टीम गत्यात्मकता से, खेल में टीम गत्यात्मकता क्या होती है, इसको ले लो इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इससे आप ले सकते हो, चलो इसे देख लेना। खेल में गत्यात्मकता क्या कहलाता है, डायनामिक बल जिसका मतलब होता है, और बलों एवं कारकों से होता है जो टीम की कार्रवाई, टीम के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है, मोटिव करता है उनको। एक टीम के एक सदस्य का व्यवहार भी टीम के सभी सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो टीम के सदस्यों के मतभेद भी, मतभेद कर भी टीम की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। तो टीम का संगठन, नेतृत्व भी टीम को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और टीम जो होती है ना, वो कुछ बाधाएं खेलने की, सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर देती है। तो कोच खिलाड़ियों को सिखाना चाहता है और तब उसे सभी टीम की रुकावटों को दूर करना पड़ता है। तो ये देख लीजिएगा, खेल में गत्यात्मकता क्या कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना, ठीक है ना। फिर खेल में टीम निर्माण क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दे रही हूँ, उसको देखना आप थोड़ा सा। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये खेल में ही आएगा, टीम में ही आएगा। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है, खेल में गत्यात्मकता से क्या समझते समझाइए, या खेल में गत्यात्मकता को समझाते हुए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप को समझाइए, या फिर अलग क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप से पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और संचार प्रशिक्षण हस्तक्षेप, दोनों हस्तक्षेप को ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों हस्तक्षेप जो है आपके खेल के टीम निर्माण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए खेल में गत्यात्मकता, खेल में टीम निर्माण और उसके अंतर्गत ये, इनको एज ए टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप और संचार प्रशिक्षण हस्तक्षेप, इन दोनों को ले लेना आप, ठीक है, ओके। चलिए, तो आई थिंक से फिनिश्ड हो गया है और आई होप ये यूजफुल वीडियो आपके लिए रहा होगा। हेल्प इससे बहुत आपको मिलेगी। एंड जब पेपर आएगा तो प्लीज पेपर सेंड जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं भी देखना चाहूंगी कि कितने क्वेश्चन जो है इससे आए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से दीजिएगा, अच्छे से करिएगा। और इसमें आई नो अभी एक मेरा पेपर रह गया, मुझे पता है आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता बीपीएससी से 34 अभी दूर है, ठीक है ना, सभी के दूर है। अभी तो देखो एक पेपर मेरा रह गया है बीपीसीएस 186, ये बीपीएस 186 ये रह गया है, बीपीएस 186 ये नहीं हो पाया, बीपीसीएस 188 अभी जस्ट कर दिया है। तो सभी हो गए हैं, सिर्फ एक रह गया है, तो इसको भी ले लूंगी 9:30 तक में, 9:10 तक में इसको भी कर दूंगी आज, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कल एग्जाम होने वाले हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करती हूँ आज यदि थोड़ा सा कि नाइट में भी ना, जिनके कल पेपर है, 7 को पेपर, अगर 1-2 में लाइव क्लास आज नाइट में ले लूंगी तो कल के लिए आपके लिए भी बेस्ट होगा। बीएचआईसी 110, बीपीएससी 110, ये सभी ऑनर्स वाले प्रोग्राम है ना, तो इनको अगर लूंगी पहले और प्रोग्राम्स देख लेती हूँ। ग्रुप में जो है नहीं, मेन जो मेरे पेपर है 7 की डेट पे बीपीएससी 142, हाँ एक ही, और बीसी और नहीं, सिर्फ एक ही पेपर है 7 की डेट पे मेरा। तो मैं एक काम करती हूँ ना कि इसको मैं कल ले लूंगी और कल कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लूंगी, ठीक है ना। तो चलो फिर, हाँ बीसी 186 मैंने कहा ना कि बीसी 186 कब है, BC OS 186, हाँ ये वो तो गया ना, ले तो लिया BC OS 186 हो गया है ये,
थैंक यू सिविल साइड जी। आप जनरली लोग मुझे भी भेजते हैं ना क्वेश्चन पेपर, तो हम भी देखते हैं कि जनरली जो है क्वेश्चन से मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले साल तो बहुत हुआ है, लोगों के ऐसे कमेंट्स आते थे कि मैम आप ही पेपर बनाती हैं क्या। पिछले साल तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले। इस बार अभी तक जो एग्जाम्स हुए, क्योंकि तो स्टार्टिंग है, आज क्या है, आज 5 दिन पेपर को है, एक दिन संडे हो गए तो 4 दिन मान लीजिए निकल गए हैं पेपर वो देने को। तो उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं, अगर 8 होते हैं तो 8 में कम से कम 5-6 तो आ ही जाते हैं। जिनमें 10 होंगे तो 100% उसमें 10 वाले में 7-8 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो चलिए आप तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और मैं नाइट में देखती हूँ 9 के बाद। हाँ 9 बजे आऊंगी, आज 9 बजे BEBI 181 की मैं क्लास लूंगी, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से डेली 9 बजे जो है प्राइम टाइम होगा और BEBI 181 के लिए वो होगा। तो जिन लोग का सब्जेक्ट BEBI 181 है वो 9 बजे आ जाइएगा, लाइव क्लास YouTube पे चलेगी।